हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं। आपको मालूम होगा कि मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट समझा रही हूं। पार्ट 1 में हम जान चुके हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम चल पड़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मीनिंग की तरफ। तो पार्ट 2 जो है उसमें हम सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक डेफिनेशन को डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। कई बार ये कंफ्यूजन की जाती है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वह भी जनरल मैनेजमेंट के साथ सेम ही है, परंतु ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो नेचर है वो मैनेजमेंट से काफी अलग है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसके अंदर भी प्लान्ड यूज तो किया जाता है कंपनी के रिसोर्सेज का, और मेन मकसद यही होता है कि हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच जाएं। परंतु इसमें कई चीजें फर्क हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन्वायरमेंट एनालिसिस के साथ स्टार्ट होता है। इन्वायरमेंट को समझना और उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करना, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करते समय जब कई सारे चीजों का, इवेंट्स का सामना करना पड़े तो दोबारा से इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं सिचुएशन की वजह से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें करने के लिए फंक्शनल एरियाज को बार बार इनपुट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना पड़ता है और जिनसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस के कई सारे काम करवाए जाते हैं, परंतु सारे के सारे स्ट्रेटेजिकली। जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं मैनेजमेंट के, वे मिलजुल कर एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट डालते हैं और साथ के साथ जो इफेक्टिव प्लान्स बनाए गए हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हमें ये समझ आता है कि ये एक ऑन गोइंग इवैल्यूएशन है जिसमें लगातार चेकिंग चलती रहती है। किसकी? दो चीजों की। एक तो है इंटरनल प्रोसेस यानी कंपनी के अंदरूनी काम, और दूसरे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी दुनिया के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से जो कंपनी के ऊपर असर आता है उनको। जैसे कि यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है इम्पैक्ट। जब भी कंपनी कोई फंक्शन करती है तो उसे ये देखना पड़ता है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज जो कंपनी है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब हम जानते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन जो मुझे यहाँ पर काफी एप्रोप्रिएट लगती है वह डेफिनेशन है सैमुअल और पीटर की। इस डेफिनेशन के अंदर स्ट्रेटेजी को बाखूबी एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये बोली गई है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों का एक दूसरे से तालमेल बिठाया जाता है। ये एक क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर कई सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं और इसके अंदर इन सभी फंक्शनल एरियाज का ढंग से तालमेल बिठाया जाता है। और इस सब के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जब हम कोई भी निर्णय लें वो एज अ होल पूरी कंपनी के हिसाब से देखा जाए, किसी भी एक फंक्शन के लिए नहीं, पूरी कंपनी की भलाई के बारे में सोचा जाए। और जब ऐसा किया जाएगा तो ये गौर किया जाएगा कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है हम भी उसके अनुसार चलते जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले स्ट्रेटजी डिसाइड की जाती है, और जब स्ट्रेटजी डिसाइड हो गई उसके बाद बनाए जाते हैं प्लान्स के अंदर ये सोचा जाता है कि सोची गई स्ट्रेटजी को किस प्रकार से असलियत में बदला जाए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? समय समय पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती और कम होती जाएगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है।
और जैसे कि इन्वायरमेंट तो लगातार बदलती रहती है, कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, उसके अनुसार पर्पस को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज में बदलाव करने पड़ेंगे। स्ट्रेटजीज बदलती हैं किसके अनुसार? इन्वायरमेंट के अनुसार। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कोई नया निर्णय ले लिया, या जैसे कि पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो उस समय जो बिजनेस फर्म्स हैं उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर रिसेशन आ गया देश में तो उसका असर क्या आएगा? अगर कोई भी ऐसी घटना सरकार के द्वारा या इकोनॉमी में आ जाती है तो कंपनीज अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते हैं और उन्हें ये देखना पड़ता है कि अब हमें ऑपरेशंस को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें कंपनी की ओवरऑल पोजीशन जो है उसको विजुअलाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि फ्यूचर में इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बचाने के लिए या सस्टेन करने के लिए क्या स्टेप्स ले। इसका मतलब ये है कि कंपनी हर समय इनकरेज रहती है, कमिटेड रहती है। उसके जो मेन एग्जेक्टिव्स हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान को हर समय दिमाग में रखते हुए नए नए स्ट्रेटजीज को डालते हैं, कंट्रोल करते हैं और गोल को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। जो सबसे पहला एलिमेंट है वह है एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब होता है डीपली किसी बात को समझना और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत ही यहाँ से होती है। सबसे पहले ये जाना जाता है कि आज के समय में या अभी हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं अगर उनसे हम अपनी तुलना करते हैं तो आज की डेट में हम कहां पर खड़े हैं उनकी बराबरी में। दूसरी बात वह आ जाती है स्ट्रेटेजिक चॉइस की। चॉइस का मतलब हम जानते हैं कि जहां पर कई सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी सिचुएशन के हिसाब से या हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से कौन सी चीज हमारे लिए बेहतरीन रहेगी। तो चॉइस के अंदर भी यही किया जाता है। यहाँ पर फॉर्मुलेशंस की जाती हैं पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन की कि हमारी हिसाब से, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी हमारी कंपनी के अनुकूल रहेगी। अगली चीज जो आ जाती है वह है इम्प्लीमेंटेशन की। अब सोच विचार का काम खत्म हो जाता है और यहाँ पर प्लानिंग ये की जाती है कि जो भी चॉइस की गई है कंपनी के द्वारा अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस, और कुछ एक इसके नुकसान है यानी कि डिसएडवांटेजेस। अब हम एक एक करके जानते हैं कि एडवांटेजेस कौन सी हैं और डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं। सबसे पहले इसकी एडवांटेज ये है कि जहां पर इतने नपे तुले कंडीशंस जो हैं उनको एंटीसिपेट करना एक बड़ा ही बढ़िया काम है। जब कंपनी ये ध्यान देती है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर और मेरी कंपनी पे इनका असर क्या आएगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है। नई नई चीजें मतलब नॉलेज जो है वो क्रिएट की जाती है, शेयर की जाती है, एक्वायर भी की जाती है और इसको अंडरस्टैंड करते समय फ्यूचर के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रेडी किया जाता है। अब यहाँ पर मुसीबत ये है कि कंडीशंस तो बदलती ही रहती हैं। अब कॉम्पिटिटिव जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, इस वजह से ये अनुमान लगाना कि लॉन्ग रन में सिचुएशन क्या होगी, कंडीशंस क्या होंगी, काफी मुश्किल काम बन चुका है। दूसरा फायदा, जब कंपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करती है उस समय कंपनी को बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि कंपनी का पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जो एम्प्लॉइज है उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ाकर लेके जाना है। उन्हें एक सोच देना, एक कार्य देना, एक स्ट्रेटजी देना। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ऐसा करती है तो नॉलेज के साथ साथ कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट कर लेती है, जैसे कि नए नए प्रोडक्ट के डिजाइन, नए प्रकार के प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के नए नए तरीके खोज निकालना।
ऐसा बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि ये देखा गया है कि जब नॉलेज को एक बहुत बड़ा स्रोत मान लिया जाए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, तो कंपनीज बहुत आगे बढ़ सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को, माइक्रोसॉफ्ट को या प्रॉक्टर एंड गैम्बल को देखा जा सकता है। इन कंपनीज ने नॉलेज को शेयर किया है और साथ के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन कॉम्पिटेंसीज को भी डेवलप किया है। अब यहाँ पर अगली मुसीबत ये है इससे रिलेटेड कि ऑब्जेक्टिव्स तो बना लिए जाते हैं, पर एम्प्लॉयज को ये क्लैरिटी नहीं आती कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है, और उन्हें ये ऑब्जेक्टिव जर्नल लगते हैं कि सभी कंपनीज ऐसे सोचती हैं, तो हमारी कंपनी ने नया क्या किया है। अगली फायदा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया जाता है, इसके अंदर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है एनवायरनमेंट की। पहले एनवायरनमेंट को समझा जाता है और उसके अनुसार स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक चीज को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेते हैं, तो हमारा जो भी डिसीजन होता है वह सूट कर जाता है हमारे एनवायरनमेंट के डायनामिक्स को, जिस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की होना काफी हद तक निश्चित हो जाता है। इन्वायरमेंट के जो डायनामिक्स हैं उन्हें समझा तो जा सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर असेसमेंट करना मुमकिन नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसके कंपोनेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो जब समझने बैठते हैं तो बहुत डाटा इकट्ठा हो जाता है और उसमें कई सारे कोरिलेशंस लगाने पड़ते हैं कि किसका किस चीज पर क्या असर आएगा। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वह बन जाता है। अगली बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूँ, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ना कि बाहरी दुनिया पर कि इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी के अंदर के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको भी समझना पड़ता है। लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं तो शॉर्ट टर्म गोल्स भी बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी दोनों की फ्रेमिंग, और उसके बाद जो सोचा गया है जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। तो इसके अंदर कई सारे कार्य करने पड़ते हैं, यानी हर चीज सिस्टमैटिक बन के ही चलती है। इसका नुकसान ये है कि जब इतना कुछ सोच समझ के किया जाएगा तो ये तो सारा चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक होने के कारण मैकेनिकल बन जाएंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएंगे जो कि काफी लेंथी भी होंगे। अगर हम एक कंपोनेंट में चेंज करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसका असर बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर पड़ने लग जाएगा। इसका मतलब निकल कर ये आता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन को एवर चेंजिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको फेस करने की एक ताकत देता है, कॉम्पिटेंसीज डेवलप करवाता है, स्ट्रेटेजिकली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है जिससे आप लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। पर साथ के साथ यहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही ज्यादा कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है एनवायरनमेंट के एनालिसिस का, उसको समझने का और ढंग की चॉइसेस करने का, क्योंकि एक गलती कंपनी को करोड़ों की या आजकल के समय में अरबों की भी पड़ सकती है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वह कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में और जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक फिट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए मैं आपको कहती हूँ गुड बाय और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो लेक्चर के साथ, वो भी बहुत जल्द।